हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेबिलिटी टेस्ट के बारे में, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं स्टेबिलिटी टेस्ट क्या होता है। देखो, स्टेबिलिटी टेस्ट एक माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है। माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रो मीन्स मतलब बहुत छोटा। ठीक है, तो जिसका मेन पर्पस क्या होता है कि चेक करना कि कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स कंप्लीटली स्टेराइल है या नहीं है। ये टेस्ट मेनली किन में होता है? जो इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है, या अपेरेंटल के लिए, या आई प्रिपरेशन जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं, हमारे सर्जिकल इम्प्लांट्स में और हमारे कुछ मेडिकल डिवाइसेस में। तो इनमें ये टेस्ट किया जाता है स्टेबिलिटी टेस्ट का। तो हमारा जो स्टेबिलिटी टेस्ट है वो क्या है कि हमारा प्रोडक्ट क्या हो, फ्री फ्रॉम एनी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे प्रोडक्ट में प्रेजेंट ना हो। तो हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट इंश्योर करता है कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, फ्री है कोई भी वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कोई भी बैक्टीरिया, फंजाई, मोल्ड, इस कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। अब क्या है कि हम स्टेरिलिटी टेस्ट क्या है, स्टेराइल करने के लिए यूज कर रहे हैं। पर हम इसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट होते हैं मींस इंजेक्शन, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। अगर थोड़ा सा भी कंटामिनेशन होगा हमारे प्रोडक्ट में तो वो क्या हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। दूसरा, जो हम ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट यूज करते हैं वो डायरेक्ट आपके आईज में यूज होता है। तो अगर हमारा प्रोडक्ट स्टेराइल नहीं है, हमारे प्रोडक्ट ने स्टेराइल टेस्ट पास नहीं किया है, तो उससे क्या है, इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाएगा। या जो भी सर्जिकल इम्प्लांट्स यूज हो रहे हैं, अगर उनमें कंटामिनेशन है तो सीरियस इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसीलिए जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं वो 100% सेफ होने चाहिए ह्यूमन यूज के लिए। इसीलिए जो स्टेरिलिटी टेस्ट है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, जरूरी होता है। मेथड्स की बात करें कि हम अपने स्टेरिलिटी टेस्टिंग में कौन कौन सी मेथड यूज करते हैं, तो हमारी दो ऑफिशियल मेथड होती हैं। पहली है मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड, दूसरी है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। अब वन बाय वन समझते हैं कि ये मेथड क्या है, कैसे काम करती हैं। ठीक है, पहली मेथड क्या है हमारी, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। देखो उसमें वर्ड क्या आया, फिल्ट्रेशन। यही हमारा डिफरेंस है दोनों मेथड के बीच में। ठीक है, ये जो हमारी मेथड होती है ये क्लियर सॉल्यूशन के लिए यूज की जाती है। इस मेथड में क्या होता है कि जो हमारा सैंपल होता है, मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हैं जिनको हमको स्टेरिलिटी टेस्ट करना है, उस सैंपल को हम क्या करते हैं, 0.45 माइक्रोमीटर मेम्ब्रेन से फिल्टर करते हैं। अगर क्या होगा, हमारे प्रोडक्ट में माइक्रोऑर्गेनिज्म होगा तो वो यहीं पे फिल्टर होके रुक जाएगा, क्योंकि पोर साइज कितना कम है, 0.45 माइक्रोमीटर। ठीक है, अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने क्या किया, अपने सैंपल को एसेप्टिक कंडीशन में फिल्टर करते। एसेप्टिक मींस ऐसा एनवायरनमेंट जो क्या हो, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो, वहां पे कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी कंटामिनेशन नहीं है। उस एनवायरनमेंट में को, जिसको हम एसेप्टिक कंडीशन कहते हैं, वहां पे हम सैंपल को क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। उसके बाद जो फिल्टर है उसको दो टाइप के कल्चर मीडिया में ट्रांसफर किया जाता है। पहला होता है FTM, दूसरा होता है SCTM। FTM मींस फ्लूइड थायोग्लाइकोलेट मीडियम, जो क्या डिटेक्ट करता है, एनारोबिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो करते हैं। दूसरा जो हमारा मीडिया होता है वो होता है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्ट मीडियम या ट्रिप्टिक सोय ब्रोथ। ये जो मीडिया होता है ये डिटेक्ट क्या करता है, एरोबिक बैक्टीरिया एंड फंजाई। एरोबिक मीन्स जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन जिन्हें ग्रो कर, जो बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के। एनारोबिक मीन्स जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो कर सकते हैं। एरोबिक मीन्स जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ग्रो कर सकते हैं। तो क्या हुआ, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल को एसेप्टिक कंडीशन में फिल्टर करेंगे। और जो हमारा मेम्ब्रेन फिल्टर है वो कितने का होना चाहिए, 0.45
माइक्रोमीटर का। अब हमने सैंपल फिल्टर कर दिया, उसके बाद इस फिल्टर सॉल्यूशन को या सैंपल को हम किस में ट्रांसफर करते हैं? अपने मीडिया में। कौन से? FTM और SCTM। अब क्या है कि ये जो हमने अपना जो सैंपल है उसको मीडिया में ट्रांसफर कर दिया। अब इस मीडिया को क्या करते हैं? इंक्यूबेट करते हैं। कितने टेम्परेचर में? जो हमारा FTM होता है इसको 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्यूबेट करते हैं। 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। और जो हमारा SCDM होता है इसको 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड में इंक्यूबेट करते हैं। सबसे पहले फिल्टर किया, फिर मीडिया में ट्रांसफर किया, उसके बाद हम इन्हें अलग अलग टेम्परेचर में इंक्यूबेट करते हैं। जो हमारा ड्यूरेशन होता है इस पूरी मेथड का, वो कितने डेज का होता है? 14 डेज का होता है। अगर हमारे मीडिया में टर्बिडिटी नहीं आती है और आई तो क्या होगा? देखो, टर्बिडिटी आई मीन्स हमारा सैंपल क्या है में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, उसमें क्या है? कंटामिनेशन है। अगर नहीं आती है टर्बिडिटी मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या है? स्टाइल है, मीन्स हमारा जो सैंपल है वो पास हो जाता है। तो यही हमारा क्या है? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड। देखो, मेथड समझ गए, अब समझते हैं कि हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड को क्यों प्रेफर करते हैं। देखो, पहली क्या है कि ये मोस्ट रिलायबल मेथड होती है। दूसरा, सुटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम सैंपल, मतलब हम जो सैंपल है हमारा वो लार्ज वॉल्यूम में भी ले सकते हैं इस मेथड के थ्रू। तीसरा है सुटेबल फॉर हीट सेंसिटिव एंड प्रिजर्वेटिव कंटेनिंग प्रोडक्ट, मतलब जिन प्रोडक्ट में प्रिजर्वेटिव यूज हो रहा है उनको भी हम इस मेथड का यूज करके उनका स्टेरिलिटी टेस्ट कर सकते हैं। और जो हीट सेंसिटिव होते हैं, मतलब जिनको हीट मिलते ही जो प्रोडक्ट में चेंजेस हो सकते हैं, उनके लिए भी ये मेथड सुटेबल होती है। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बहुत कम टेम्परेचर पे ये टेस्ट हो रहा है, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कम ही टेम्परेचर है, तो इतने में इतना वेरिएशन नहीं आता। तो जो प्रोडक्ट हीट सेंसिटिव होते हैं उनके लिए भी ये सुटेबल मेथड होती है। चौथा है मैक्सिमम रिकवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है प्रोडक्ट में तो मैक्सिमम रिकवरी होती है इस टेस्ट के थ्रू। इसके बाद है लेस इंटरफेरेंस फ्रॉम द प्रोडक्ट, मतलब हमारा जो मीडिया और प्रोडक्ट का इंटरफेरेंस है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हम इस मेथड को भी यूज करते हैं। देखो, अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें एग्जाम से रिलेटेड, तो सैंपल क्वांटिटी क्या होती है हमारे, जब हम सैंपल फिल्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं, इसमें इंजेक्टेबल प्रोडक्ट की होती है 10 to 20 ml। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं उनमें 100 to 300 ml, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं ये मेथड सुटेबल ही किन के लिए? लार्ज वॉल्यूम सैंपल्स के लिए। जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट होते हैं जिनको हम आईज में यूज करते हैं उनके लिए जो सैंपल का वॉल्यूम होता है वो कितना होता है? 10 ml होता है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेज, कि हमारा ये मेथड क्यों यूज करते हैं, ये हमारे इसके क्या क्या एडवांटेज है। पहला है बेस्ट फॉर लार्ज वॉल्यूम सैंपल, हम लार्ज वॉल्यूम सैंपल के लिए भी इस मेथड को यूज कर सकते हैं। 100 to 200 ml के लिए हम इस मेथड को यूज कर रहे हैं। दूसरा है सुटेबल फॉर फिल्ट्रेबल एंड एक्वस प्रोडक्ट, जो एक्वस मतलब जो पानी होता है, तो उन मेथड के, क्योंकि अगर ड्राई फॉर्म में होगा तो हम इस मेथड को यूज नहीं कर पाएंगे, उससे पहले पानी में मिक्स करेंगे फिर कर सकते हैं। पर जो हमारे एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में प्रोडक्ट है उनके लिए ये मेथड सुटेबल होती है। और जो प्रोडक्ट फिल्ट्रेबल है, जिनको हम फिल्टर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे किस में कर रहे हैं? फिल्टर पेपर में, कितना 0.45 माइक्रोमीटर के पेपर से क्या करें? फिल्टर करें। तो उन प्रोडक्ट के लिए ये मेथड क्या होती है? सुटेबल होती है, सही होती है। उसके बाद है रिमूव्स प्रिजर्वेटिव वाया रिंजिंग। इसमें हम जब रिंस करते हैं, साफ करते हैं, तो उससे जो प्रिजर्वेटिव होते हैं ऐड, वो रिमूव हो जाते हैं। क्योंकि हम प्रोडक्ट बनाने में, जैसे हमारी सोचो हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर वायल यूज हो रहे हैं उसमें कोई भी अगर प्रिजर्वेटिव यूज हुआ है, तो जब हमने रिंस किया, उसे धोया, तो जो भी प्रिजर्वेटिव होगा वो पहले ही क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हाई सेंसिटिविटी, इसकी जो सेंसिटिविटी होती है हमारे वो हाई होती है, हमको इसमें जो रिजल्ट है उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। रिलायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकवरी, मैंने पहले ही बताया कि हम इसे प्रेफर्ड इसलिए करते हैं क्योंकि जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की रिकवरी है वो क्या होती है? ज्यादा होती है, या आप कह सकते हैं मैक्सिमम रिकवरी होती है।
इसके बाद लेस चांस ऑफ फॉल्स नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब अगर हमको जो रिजल्ट मिल रहा है बहुत कम चांसेस है कि हमारा जो रिजल्ट होगा वो फॉल्स होगा। मीन्स हमको अगर हमारा, मैंने क्या कहा, टर्बिडिटी आएगी, मीन्स हमारा रिजल्ट क्या हो गया, फेल हो गया, हमारा प्रोडक्ट स्टाइल नहीं है। और अगर टर्बिडिटी नहीं आएगी मीन्स हमारा टेस्ट पास हो गया, हमारा स्टाइल टेस्ट ओके हो गया। तो इसमें क्या होता है, जो फॉल्स चांसेस है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम रिकवरी हो रही है अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। तो ये एडवांटेज है हमारे मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के। इसके बाद डिसएडवांटेज की बात करें तो पहला क्या है, नॉट सुटेबल फॉर ऑयली विस्कस नॉन फिल्टरेबल सैंपल, क्योंकि हमारे जो ऑयली हैं उनको आप फिल्टर कर नहीं सकते, या विस्कस या नॉन फिल्टरेबल, तो ये क्या है, उन प्रोडक्ट के लिए नॉट सुटेबल मेथड होती है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि ये मेथड हम ऑयली विस्कस और नॉन फिल्टरेबल सैंपल के लिए यूज नहीं कर सकते। दूसरा, एक्सपेंसिव फिल्ट्रेशन सेटअप, जो भी सेटअप होता है कि जो लेमिनार एयर फ्लो में हमारे पूरा टेस्ट होता है, एसेप्टिक कंडीशन में होता है, जितनी भी रिक्वायरमेंट है मीडिया सबके लिए क्या है, ये एक्सपेंसिव सेटअप होता है फिल्ट्रेशन मेथड, तो ये भी डिसएडवांटेज है। तीसरा, रिक्वायर्स हाईली ट्रेन पर्सनल, क्योंकि देखो हम जो काम कर रहे हैं वो स्टडी, क्योंकि अगर कुछ भी गलत होता है, अगर हमारा रिजल्ट 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए, क्योंकि ये पेशेंट को दिया जाएगा। अगर हम ऑप्थेलमिक प्रोडक्ट की बात करें, इंजेक्शन की बात करें, तो हमारे सीधे ब्लड में जा रही है, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस, पेशेंट के लिए डेंजरस होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए जो इस टेस्ट को कर रहा है वो हाईली ट्रेन पर्सनल होना चाहिए। तो इसमें क्या है, हमने हाईली ट्रेन पर्सनल रिक्वायर होता है, तो ये एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इसे हर कोई कर नहीं सकता। जिसको इसकी सही से नॉलेज होगी वही इस टेस्ट को कर सकता है। High sterility requirement, even minor contamination gives false positive, क्योंकि मैं इसीलिए ट्रेन पर्सनल चाहिए, क्योंकि क्या है, क्योंकि एसेप्टिक कंडीशन में हो रहा है, अगर थोड़ा सा भी गलती होगी तो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, फॉल्स रिजल्ट आएगा। और अगर गलती से भी आपको लगा कि ये हमारा जो रिजल्ट है वो ओके है, तो पर उसके बाद क्या है, वो पेशेंट को दी जा रही है प्रोडक्ट, तो वो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो हाई स्टेरिलिटी रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारा पूरा टेस्ट है वो स्टेराइल या एसेप्टिक कंडीशन में होता है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि कौन कौन से प्रोडक्ट हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में कि मतलब कौन कौन से प्रोडक्ट को हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू टेस्ट करते हैं, तो हमारे पहला क्या है, इंजेक्टेबल, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, क्योंकि हमारी ये मेथड ही लार्ज वॉल्यूम के लिए भी यूज कर सकती है, जो ऑप्थेल्मोमेट्री है उनके लिए, या जो कम वॉल्यूम में भी यूज करें उनके लिए भी यूज हो सकती है। दूसरा, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन, क्योंकि जो आईज में हम सॉल्यूशन यूज करें उनको भी हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू टेस्ट करते हैं। एंटीबायोटिक सॉल्यूशन, वाटर फॉर इंजेक्शन, डायलिसिस फ्लूइड और हीट सेंसिटिव ड्रग्स, इन सब को हम क्या है, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरी मेथड की, जो कि है डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड। ऑब्वियस सी बात है, हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में ऑयल या जो हमारे विस्कस होते हैं या नॉन फिल्ट्रेबल सैंपल है उनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो उन सैंपल जो क्या है ऑयली और विस्कस होते हैं, उनके लिए हम कौन सी मेथड यूज करते हैं, डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हमारी यूएसपी आईपी और पीपी ने डिस्क्राइब की है कि कैसे करते हैं। तो इस मेथड में क्या होता है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली कल्चर मीडिया में इनोकुलेट किया जाता है और ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि इन दोनों मेथड में डिफरेंस ही यही है फिल्ट्रेशन का। पहली मेथड में पहले सैंपल को फिल्टर किया जाता है, फिर हमारे मीडिया में ग्रो कराया जाता है। पर डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट हमारे सैंपल को क्या करते हैं, मीडिया में इनोकुलेट किया जाता है, क्योंकि आप फिल्टर कर ही नहीं सकते ऑयल को। ठीक है, तो इसमें फिल्ट्रेशन नहीं किया जाता, सैंपल को डायरेक्ट रन किया जाता है कल्चर मीडिया में। अगर ग्रोथ जीरो है मतलब प्रोडक्ट स्टाइल है, अगर ग्रोथ प्रेजेंट है तो हमारा प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। मतलब अगर सपोज हमारे मीडिया में ब्लैक जैसे डॉट आ रहे हैं तो उसमें फंजाई प्रेजेंट है, तो इसीलिए अगर हमारा
कोई भी ग्रोथ नहीं होगी, मीन्स हमारा प्रोडक्ट स्टाइल है, हमारा स्टेबिलिटी टेस्ट पास हो गया, ग्रोथ होगी तो प्रोडक्ट हमारा फेल हो गया। समझते हैं कि इस मेथड को हम कैसे करते हैं। देखो, समझ गए कि मेथड क्या है। इसमें फिल्ट्रेशन नहीं होता है, डायरेक्ट सैंपल को क्या करते हैं, ऑयली, विस्कर, ऑइंटमेंट, पाउडर, ये जो भी हमारे प्रोडक्ट है उनको डायरेक्ट मीडिया में इनोकुलेट किया जाता है। और जो अब देखो, ये इसमें क्या होता है, सैंपल की स्मॉल क्वांटिटी यूज करते हैं, जबकि हमारा मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड में हम लार्ज क्वांटिटी, लार्ज वॉल्यूम को यूज कर सकते हैं। पर इस मेथड में क्या होता है, सैंपल की स्मॉल क्वांटिटी को डायरेक्टली कल्चर मीडिया में इनोकुलेट किया जाता है। और हमने मीडिया पढ़े हैं, दो टाइप के मीडिया होते हैं, एसटीएम और एससीटीएम मीडिया। तो उसके बाद क्या है कि इन्हें 14 डेज के लिए, इसमें और उसमें टाइमिंग सेम है, ठीक है। तो इसमें 14 डेज के लिए इंक्यूबेट करते हैं। अगर टर्बिडिटी आएगी मींस कंटामिनेशन है, सैंपल नॉन स्टराइल, कलर चेंज आएगा तब भी हमारा सैंपल स्टराइल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इनोकुलेशन मेथड को करते हैं। सेम है, बस जो फिल्ट्रेशन की मेथड होती है उसमें फिल्टर करके रन कराया जाता है, इसमें जो सैंपल है उसे डायरेक्टली रन किया जाता है। वही सैंपल यूज किए जाते हैं इस मेथड में जो हम मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के थ्रू उनका टेस्ट नहीं कर पा रहे, लाइक ऑयल, विस्कस, ऑइंटमेंट, ठीक है। इसके बाद एडवांटेज की बात करें तो ये क्या होती है, सिंपल और इजी है, क्योंकि इसमें आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम तो आपका ऐसे ही बच गया, तो सिंपल और इजी हो गई। लेस इक्विपमेंट नीडेड, जो इक्विपमेंट होते हैं टेस्ट करने के लिए वो पहली वाली मेथड से कम रिक्वायर्ड होते हैं। फास्ट इनोकुलेशन, देखो जल्दी हो गया ना, कि एक स्टेप कम हो गया, क्योंकि टाइमिंग तो सेम है, दोनों को हमने 14 डेज के लिए इंक्यूबेट करना है, तो टाइमिंग सेम है। बस क्या है कि फास्ट इनोकुलेशन इसलिए कहते हैं कि सैंपल को डायरेक्ट हमने मीडिया में किया और हमें इक्विपमेंट भी कम लगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन करने के लिए हमें जो मेम्ब्रेन चाहिए वो सब कम हो गया। तो फास्ट इनोकुलेशन अपना भी हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट हमने उसको थोड़ा सा सैंपल लेके मीडिया में रन करा दिया। उसके बाद सुटेबल फॉर क्लियर लिक्विड, जो हमारे क्लियर लिक्विड है उनके लिए सुटेबल होता है पर स्मॉल क्वांटिटी में। गुड रिकवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें भी क्योंकि टेस्ट कर ही इसीलिए रहे हैं कि हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे सैंपल में प्रेजेंट है तो हमें पता चल सके, तो ये भी इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करें तो नॉट सुटेबल फॉर प्रोडक्ट कंटेनिंग एंटी माइक्रोबल प्रिजर्वेटिव्स, जो ऐसे हमारे प्रोडक्ट हैं जिनमें एंटी माइक्रोबल प्रिजर्वेटिव होते हैं उनके लिए ये मेथड सुटेबल नहीं होती है। दूसरा, लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट डिफिकल्ट टू हैंडल, इसमें क्या है कि जो लार्ज वॉल्यूम के प्रोडक्ट होते हैं उनको, क्योंकि हम स्मॉल क्वांटिटी रन करा रहे तो इनको जो लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट हो उनको हम सही से हैंडल नहीं कर पाते इस मेथड के थ्रू। सैंपल में इनहिबिट माइक्रोबल ग्रोथ, फॉल्स नेगेटिव आ सकता है, क्योंकि क्या है, अगर हमारा सैंपल क्या है जो माइक्रोबल ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, रोक देगा, तो हमें रिजल्ट गलत मिल सकते हैं। कैन नॉट फिल्टर आउट इंटरफेरिंग सब्सटेंस, आप इसे फिल्टर नहीं कर सकते अगर जो हमारा सब्सटेंस इंटरफेयर करे, क्योंकि देखो अगर हमारे सैंपल को हम फिल्टर नहीं कर रहे तो अगर उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो हमारे मीडिया के साथ क्या करके इंटरफेयर करके, तो हमें फॉल्स रिजल्ट आ सकते हैं, तो यही इसका डिसएडवांटेज है। अब हमने क्या, इसके जो भी कल्चर मीडिया पढ़े, कल्चर मीडिया हमने अपने दोनों टेस्ट में पढ़े कि हम दोनों टेस्ट में दोनों टाइप के मीडियम में रन कराते हैं। पहला था फ्रूट थायोग्लाइकेट मीडियम, जिसे हम एफटीएम कहते हैं, जो हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया मींस जो बिना ऑक्सीजन के भी ग्रो करते हैं उनको डिटेक्ट करता है। क्योंकि हमें क्या है, दोनों टाइप के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करना है, इसीलिए हम दोनों मीडिया में, हमें पता थोड़े कि हमारे प्रोडक्ट में एनारोबिक है या एरोबिक है, तो इसलिए हम दो मीडिया यूज करते हैं अपने सैंपल को रन कराने के लिए। दूसरा होता है सोयाबीन कैसीन डाइजेस्टर मीडियम, जिसे SCDM भी कहते हैं, जो क्या करता है, एरोबिक बैक्टीरिया और फंजाई को डिटेक्ट करता है। तो ये कल्चर मीडिया हम अपने स्टेरिलिटी टेस्ट में यूज करते हैं। इसके बाद इंक्यूबेशन कंडीशन की बात करें तो एफटीएम के लिए जो टेम्परेचर है वो क्या है, 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और एसटीएम के लिए है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टोटल ड्यूरेशन की बात करें तो दोनों ही मीडिया के लिए टोटल डेज होते हैं
14 दिन के लिए ये टेस्ट या हम जो अपना सैंपल रख रहे हैं वो कितने दिन के रखते हैं, 14 डेज के लिए, या इंक्यूबेशन कंडीशन कहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपने मीडिया की बात कि हम कैसे किस कंडीशन में अपने मीडिया में अपने सैंपल को रन करते हैं। देखो, मेथड सुटेबिलिटी टेस्ट, जिसे हम वैलिडेशन ऑफ स्टेबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। वैलिडेशन मीन्स वेरीफाई करना कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस मेथड को हम मेथड सुटेबिलिटी टेस्ट या वैलिडेशन ऑफ स्टेबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसका पर्पस होता है टू इंश्योर करना कि टेस्ट मीडिया सैंपल के इनहिबिटरी इफेक्ट के बावजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है। क्या डिटेक्ट करना कि हमारे प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। मीन्स वेरीफाई करना कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारा नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स जैसे बेसिलस, कैंडिडा, इनको ऐड किया जाता है किसमें, मीडिया में। अगर हमारी ग्रोथ होती है तो क्या इंडिकेट करता है ये चीज कि हमारा टेस्ट क्या है, वैलिड है, हमने जो टेस्ट किया वो सही है। तो ये चीज वेरीफाई कर रही है, वैलिडेट कर रही है हमारे स्टेबिलिटी टेस्ट को। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेथड सुटेबिलिटी टेस्ट या वैलिडेशन ऑफ स्टेबिलिटी टेस्ट। किसका वैलिडेशन हो रहा है, स्टेबिलिटी टेस्ट का। जो हम स्टेबिलिटी कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की वो सही है या नहीं है। कब है, जब ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ हो रही है मीन्स हमारा टेस्ट वैलिड है, क्योंकि हम इसमें नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर रहे हैं, ये पता लगाने के लिए कि हमारे प्रोडक्ट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है या नहीं है। हम पहले से खुद से ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डिटेक्ट होगा तो पता चल जाएगा ना, वेरीफाई होगा कि हम जो चीज कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमें पहले से पता है कि रिजल्ट आना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। यही चीज बता रही है कि टेस्ट सही है। हमने वेरीफाई कर लिया कि हमारा जो टेस्ट है स्टेबिलिटी का वो सही हो रहा है। ठीक है। अगर इम्पोर्टेंट प्रिकॉशंस की बात करें कि हम जो भी हमारा ये स्टेबिलिटी टेस्ट है इसमें किस तरीके से इसमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इसे करने के लिए, पहला तो क्या है कि कंप्लीट एसेप्टिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसी कंडीशन होनी चाहिए जो बैक्टीरियल फ्री होनी चाहिए। दूसरा, इस टेस्ट को करते वक्त लेमिनार एयर फ्लो की नीड होती है। ये जो पूरा टेस्ट होता है ये लेमिनार एयर फ्लो के अंदर किया जाता है। तीसरा, स्ट्राइल ग्लासवेयर एंड इंस्ट्रूमेंट। जो भी आप ग्लासवेयर या इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं अपने टेस्ट में वो स्ट्राइल होने चाहिए, कंप्लीटली माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होने चाहिए। अवॉइड क्रॉस कंटामिनेशन, क्योंकि कंटामिनेशन चेक कर रहे हैं, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर कंटामिनेशन होगा, क्रॉस कंटामिनेशन होगा तो उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब जब हम मीडिया रन कर रहे हैं, ये नहीं कि अभी कोई जा रहा है फिर वो फिर गया और मतलब वहाँ थोड़ी थोड़ी देर में चक्कर जैसे लग रहे हैं उस रूम में जो एसेप्टिक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे आपको प्रॉपर ऐसे कपड़े पहने जो कि हाँ स्ट्राइल हों, आपके हाथों में जो ग्लव्स हों वो स्ट्राइल हों, आपके मतलब शूज पहन के नहीं, अगर पहन के जा रहे हैं तो उन्हें पूरा कवर करके। तो इस तरीके का एनवायरनमेंट वहाँ ऑलरेडी है, तो उसे कंटामिनेट ना करें, ऐसी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। प्रॉपर इंक्यूबेशन टाइम, जो टाइम होना चाहिए इंक्यूबेशन का वो प्रॉपर होना चाहिए। तो ये प्रिकॉशन है हमारे स्टेबिलिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि हम जिन प्रोडक्ट का टेस्ट कर रहे हैं अगर उनका रिजल्ट 100% एक्यूरेट नहीं आएगा तो उससे क्या होगा, ह्यूमंस की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके लिए वो हार्मफुल हो सकता है। तो हमें ये प्रिकॉशन अपने स्टेबिलिटी टेस्ट में करनी चाहिए। अब स्टेरिलिटी टेस्ट किन प्रोडक्ट के लिए रिक्वायर होता है, हमने पहले भी बात करी कि जो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट, ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन होती है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, सर्जिकल इम्प्लांट्स होते हैं, डायलिसिस फ्लूइड्स होते हैं, वैक्सीन होते हैं, इन सब के लिए हमें स्टेरिलिटी टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि ये टेस्ट जो हमारे इंजेक्टेबल प्रोडक्ट हैं डायरेक्ट ब्लड में जाते हैं, ऑप्थेलमिक सीधे हमारी आंखों में जाते हैं, सर्जरी होती है तो जो भी सर्जिकल इम्प्लांट्स होते हैं वहाँ पे यूज होंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं जो डायरेक्ट हमारे ब्लड स्ट्रीम से या हमारे आई से या हमारे देखो टैबलेट खाते हैं तो उसको पूरी प्रोसेसिंग में टाइम लगता है, पर जब हम किसी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट को या वैक्सीन को अपने ब्लड स्ट्रीम में ऐड करते हैं तो वो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आती है तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए स्टेरिलिटी टेस्ट का 100% एक्यूरेसी होना जरूरी होता है। तो ठीक है, यहीं पे हमारा वीडियो बंद होता है, एंड होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।